नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। हमारा आज का विषय फिर टेंशन में कांग्रेस। दरअसल हरियाणा कांग्रेस आए दिन अपनी गुटबाजी की वजह से टेंशन में आ जाती है। सोमवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। दो तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कांग्रेस की टेंशन जो है आप देख सकते हैं किस तरह से वो बढ़ी है। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के इस्तीफे पर पहले हलचल मच गई। वहीं क्रॉस वोटिंग को लेकर अजय माकन वर्सेस किरण चौधरी अब आमने सामने हो गए हैं। पहले दो खबरें हम आपको एक एक कर दिखा देते हैं, फिर हम इस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। पहली तस्वीर आप देखिए, जब सुरेंद्र पवार का इस्तीफा हुआ उस दौरान किस तरह से हलचल मच गई। चंडीगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष और हुड्डा निवास पर विधायकों का जमावड़ा लग गया। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, खबर जब अजय माकन ने किरण चौधरी पर सीधे तौर पर आरोप लगाए कि उन्हीं का वोट रद्द हो गया। इस सियासत के गरमाने की शुरुआत सोमवार से हुई जब कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार ने विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा दिया। बताया जा रहा था कि धमकियों से परेशान होकर विधायक सुरेंद्र पवार ने इस्तीफा दिया। हालांकि इस्तीफे के बाद विधायक सुरेंद्र पवार ने बिना किसी शर्त के अपना इस्तीफा वापस भी ले लिया। आपको बताएं कि इस्तीफा देने के बाद विधायक सुरेंद्र पवार ने सबसे पहले भूपेंद्र हुड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। इसके बाद कांग्रेस के तमाम विधायक स्पीकर से मुलाकात के लिए पहुंचे। हालांकि पहले दौर में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से मुलाकात नहीं हो पाई। दूसरे दौर में विधानसभा स्पीकर से मुलाकात कर विधायक सुरेंद्र पवार ने बिना किसी शर्त अपना इस्तीफा वापस लिया। इस पूरे मामले पर ज्ञानचंद गुप्ता का यह कहना है कि इस्तीफे में परिवार की सुरक्षा का जिक्र किया गया था। फिलहाल इस मामले में कानूनी राय लेने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विधायकों की सुरक्षा मामले पर एक बार फिर डीजीपी से बात करूंगा। जो ईमेल से रिजाइन वापस जो लिखा था वो वापस ले लिया है और स्पीकर साहब ने मुझे भी और दिया है। इस्तीफा दिया भेजा था, उसमें तो इन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखी थी। इसमें जो इन्होंने त्याग पत्र वापस लेने की बात कही है, इसमें इन्होंने पारिवारिक सुरक्षा का जिक्र किया है। तो इसको एग्जामिन करेंगे, के बाद निर्णय। तो गंभीर विषय है। जो हमारे विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को कोई भी किसी प्रकार से धमकी मिलती है, बहुत गंभीर विषय है। और मैं समझता हूं कि सरकार को इसके ऊपर पूरा संज्ञान लेना चाहिए और विधायकों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। ये गिनवाई हमने टेंशन नंबर 1। अब दूसरी टेंशन आप देखिए। क्रॉस वोटिंग को लेकर सियासत एक बार फिर से कांग्रेस में गर्मा गई। सोमवार को गर्मा गर्मी और ज्यादा हुई। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर अब कांग्रेस के राज्यसभा के प्रत्याशी रहे अजय माकन, खुद उनका बयान सामने आया। माकन ने स्पष्ट कर दिया कि राज्यसभा चुनाव में किरण चौधरी का ही वोट रद्द हुआ है। माकन ने आगे बताया कि आधिकारिक एजेंट ने बताया था कि पूरे 30 वोट डाले गए हैं, लेकिन अब दोनों को यह स्पष्ट करना होगा कि आखिर गलती है किसकी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि राज्यसभा चुनाव में किरण चौधरी के वोट पर ही टिक मिला है। अजय माकन से पहले भूपेंद्र हुड्डा भी किरण चौधरी की तरफ निशाना साध चुके हैं। हालांकि किरण चौधरी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि मैं समझ सकती हूं, अजय माकन जी कई बार चुनाव हार चुके हैं, मेरी सहानुभूति उनके साथ है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मेरी नेता सोनिया गांधी जी हैं और वो सब जानती है, मुझे किसी भी पार्टी से वफादारी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सुनिए आप क्या कुछ कहा अजय माकन ने। बड़ा स्पष्ट है कि जब किरण चौधरी जी ने वोट डालने के बाद बाहर आई तो उन्होंने खुद ही कहा कि मैंने तो टिक किया जी। तो उसके बाद में हम लोगों ने जो बैलेट नंबर जिस पे टिक था वो बैलेट नंबर भी हमने देखा और किस क्रम के ऊपर डाला है। तो इसमें कोई अब शक की बात नहीं है कि किरण चौधरी जी ने टिक किया। ये बात और है कि उन्होंने जानबूझ करके नहीं, गलती से टिक किया हो, ये उनको बताना है कि जानबूझ कर किया है या गलती से टिक हुआ है। लेकिन टिक किरण चौधरी जी के द्वारा ही टिक किया गया। चलिए बात करते हैं इस मुद्दे पर। मेरे साथ पैनल जुड़ा है, परिचय आपका कराऊं। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और चंडीगढ़ से संवाददाता रवि कालीरमण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रवि, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। कल रात तक ये सियासी हलचल जो है चलती रही।
कुछ ठंडा हुआ या अब भी लोगों के मन में वही सवाल है कि आखिरकार चल क्या रहा है? रवि। बिल्कुल केशव, देखिए अगर कल की बात की जाए तो कांग्रेस के लिए बुरा दिन जो है कहना गलत नहीं होगा। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पहले अजय माकन ने किरण चौधरी पर आरोप लगाए, सीधे आरोप उन्होंने लगाए हैं कि राज्यसभा चुनाव के दौरान जो वोट जो कैंसिल हुआ था, रद्द हुआ था, वो वोट कहीं ना कहीं किरण चौधरी का सीधा नाम लेते हुए उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि किरण चौधरी ने बाहर आते ही ये कहा था कि मैं टिक लगा के आई हूं, और जब हमने बैलेट पेपर देखा तो वो किरण चौधरी का बैलेट पेपर था और उसमें टिक का मार्क था। तो कहीं ना कहीं सीधा आरोप किरण चौधरी पे लगाया गया। उसके साथ साथ अजय माकन ने प्रभारी विवेक बंसल को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने साफ आरोप लगाते हुए कहा कि जब प्रभारी विवेक बंसल से पूछा गया कि फर्स्ट प्रेफरेंसेस के कितने वोट हैं तो वो 30 बताते रहे, जबकि वो वोट 29 थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी तरफ से गलती से ये बात कही गई। अब गलती से इस दोनों के नेताओं को गलती से ये तमाम चीजें हैं, गलतियां हुई हैं या फिर जानबूझ के की गई, ये जवाब दो उन दोनों नेताओं को देना है। तो कहीं ना कहीं केशव, पहली घटना है वो कांग्रेस को बैकफुट पर लाने वाली है, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये कहा जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष अब बदल गया है, तमाम चीजें अब स्मूथ चलेंगी, कहीं ना कहीं तमाम जो कांग्रेस एकजुट नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं सियासी भूचाल जो कांग्रेस में है वो आ चुका है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इसके अलावा अगर बात की जाए सुरेंद्र पवार की, सुरेंद्र पवार ने शाम को अपना इस्तीफा दे दिया। कहीं ना कहीं किसी को कानो कान इस चीज की भनक नहीं लगी, ना ही तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को इसकी भनक थी, ना ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो सीएलपी लीडर हैं उनको इसकी कानो कान भनक लगी। किसी को नहीं पता था कि ये चल क्या रहा है, कैसे हुआ। हालांकि हम उस हरियाणा न्यूज की टीम उस वक्त वहीं मौजूद थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर मौजूद थी। जब उनसे पूछा गया कि इस प्रकार की कोई खबर आ रही है तो उनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि ये खबर झूठी है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से हरियाणा न्यूज ने बात की तो उन्होंने साफ कर दिया कि सुरेंद्र पवार का जो इस्तीफा है स्पीकर साहब ने वेरीफाई किया था, ऑथेंटिकेट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस स्वीकारने को तैयार नहीं थी। ठीक है रवि, मैं आता हूं। बजरंग दास गर्ग साहब हमारे साथ हैं। गर्ग साहब, ऐसा लगता है दूर से देखने में लोगों को कि कप्तान तो है जहाज का, लेकिन फिर भी जहाज पता नहीं किस ओर चले जा रहा है। कुछ हो क्या रहा है पार्टी के अंदर, समझ में नहीं आ रहा है। सब जी पार्टी में बहुत बढ़िया अच्छा चल रहा है, इसमें कोई दो राय। अपनी अपनी सोच होती है, किसी आदमी को कोई किसी नजरिए से देखता है, उसका भी हमारे पे इलाज नहीं। और जहां तक बात है सुरेंद्र पवार जी की, देखिए जब एक विधायक को धमकी मिल रही है जान से मारने की, वो अपने परिवार के लिए चिंतित है, बार बार पुलिस कप्तान से, डीजीपी से, एडीजीपी से गुहार लगा रहा है, मगर समस्या का समाधान नहीं हुआ। या इस दुखी होकर भाई अपने परिवार की जान माल की सुरक्षा चिंतित तो होता है। जिसके पास 5 करोड़ की थोक तैयारी हो, तो आप भी समझते हो आज के सिस्टम में आज हरियाणा के हालात क्या है। लैंड एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल खराब है। दुनिया भर के कत्ल, जींद के अंदर कत्ल, सफीदों में कत्ल, मालखा में कत्ल। गर्ग साहब, मैं आपकी बात में अपनी भी बात जोड़ देता हूं, बेशक साथ साथ। अगर वो विधानसभा स्पीकर के पास पहुंचे, मैं तो कहता हूं चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पहुंच जाते, चाहे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते, जाएं, उनका अपना कॉल है, लेकिन इस्तीफा जब सौंप रहे हैं कम से कम पार्टी अध्यक्ष को तो बता देते, हुड्डा साहब को तो बता देते। इसलिए फंक्शनिंग पे सवाल उठा रहा हूं मैं, किसी को बताया नहीं। साथ में दोपहर का भोजन साथ करते हैं, शाम को इस्तीफा भेज देते हैं। देखिए ये बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने इस्तीफा बाई व्हाट्सएप बाई मेल भेजा, उसके बाद वो हुड्डा साहब से मिले हैं। हुड्डा साहब को वो सारी बात बताई है। हुड्डा साहब ने कहा भाई नहीं, आप अपना इस्तीफा वापिस ले लो, कोई बात नहीं। और आप स्पीकर से मिलिए, मुख्यमंत्री से मिले, और उन्होंने मुख्यमंत्री से बात भी की है। हुड्डा साहब ने मुख्यमंत्री से बात भी की है, डीजीपी से बात भी की है, सबसे बात भी की है। और यहाँ तक कि एक बात तो कहूंगा, जैसे कांग्रेस के विधायक ज्ञानचंद जी से मिले हैं, स्पीकर साहब ने पूरा आश्वासन दिया। तो ये बड़ा भारी चिंता का विषय है। नहीं, हम उदयभान जी से कल बात कर रहे थे। उदयभान जी ने कहा कि मुझे आपके माध्यम से पता लगा है कि पवार साहब ने इस्तीफा दे दिया, मुझे कोई कुछ बताया नहीं उन्होंने। ऐसे होता है, कई चीजें ऐसी होती है, वो एकदम से खुलासा करने की नहीं होती। आता हूं रवि। आज कहते हाँ जी मुझे पता है, इस्तीफा दे दिया ना दे दिया, ये पार्टी लेवल की बात है। आप ये कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष ने हरियाणा न्यूज से झूठ बोल दिया। ये बात तो मैंने भी कल डिबेट आप मतलब ये कह रहे हैं कि उदयभान जी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के झूठ बोल रहे थे मीडिया पर? झूठ की बात नहीं होती। आप लोग बताइए, कई चीजें ऐसी है कि उन्होंने कल आप
जिक्र आया पहले भी, तो ये वोट किसने कैंसिल हुई है बताइए, किसी ने मुंह खोला? कितने दिन हो गए, 37-38 दिन टपे, किसी ने कुछ बोला? सभी ने ये कहा ना कि वक्त आने पर बताया जाएगा। वक्त की बात है, वक्त आया बता दिया। हाँ। जब वक्त आया जब बता दिया। अभी मेरे के उदयभान जी ये बोल देते ना सर, उदयभान जी ये बोल देते कि मैं उनसे बात करूंगा, बात करने के बाद जो भी कारण होंगे वो लोगों को बताए जाएंगे। उन्होंने सीधे बोला कि मुझे तो बताया ही नहीं। केशव जी, उदयभान जी हो, तो हुड्डा साहब हो, तो शैलजा जी हो, तो बजरंगदास गरज हो, अगर कोई बात होगी पार्टी की बात पार्टी प्लेटफार्म पर रखी जाती है। कभी ऐसा नहीं होता कि मैं जाके तो कह दूं, जब उसने बयान सुरेंद्र पवार जी ने इस्तीफा भेजा, उसने बयान दिया कि मैं इस्तीफा मेल भेज दिया। ये पार्टी प्लेटफार्म मामला था, उसने सबको बताया है, मीटिंग में ही बताया है। हुड्डा साहब से उन्होंने बात की है, मतलब हुड्डा साहब नहीं, मीटिंग करके उनकी संतुष्टि करके मुख्यमंत्री नहीं, गर्ग साहब, हाँ बिल्कुल, पवार साहब ने किसी को बताया नहीं, ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। पवार ये खुद आपके नेता कह रहे हैं। अब मैं कुछ नहीं कह रहा, आप ये देखिए, पवार साहब ने बिना बताए इस्तीफा दिया है, आप इसे ठीक मान रहे हैं ना? नेशनल पेपर से आपने आज भी पढ़ा होगा, हुड्डा साहब ने खुद कहा सुरेंद्र पवार जी कोई बात नहीं भाई। नहीं कहा, ये मैं मना कब कर रहा हूँ, ये बाद में कहा, ये बाद में कहा। लेकिन ये भी कहा कि आप अपना इस्तीफा लीजिए, वापसी लो और जानबंदी से जाओ। बिल्कुल कहा, और पवार साहब ने हुड्डा साहब की बात भी मानी, उनकी बात भी रखी, उनका बात का मान भी रखा। लेकिन सवाल मेरा केवल इतना है, जैसे कि आप कह रहे हैं, पवार साहब ने भी बात कही और सभी नेता ये बात मान रहे थे कि बिना बताए इस्तीफा जो है दिया है। कांग्रेस पार्टी को नहीं पता था, 4 दिन पहले व्हाट्सएप कर चुके थे अपना इस्तीफा, वो साइन किया हुआ, लेकिन किसी को पता नहीं था। आप इस बात को ठीक मान रहे हैं, ये एक विधायक का ऐसा करना ठीक है? ये बताइए, सबसे पहले जान माल होगी और परिवार होगा, तो परिवार की जान माल की सुरक्षा नहीं है गर्ग साहब, तो आदमी चिंता हो क्या करे? आप ये बताओ, हरियाणा आपकी चिंता में मेरी भी चिंता जोड़ दीजिए साथ साथ। नहीं आपसे एक सवाल, हरियाणा में लैंड और स्थिति ठीक है क्या? कोई ऐसा भी गर्ग साहब, सवाल पूछने के लिए मैं बैठा हूँ। लूटपाट, गर्ग साहब, सवाल पूछने की बारी मेरी है। आप पूछो, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए गर्ग साहब, लॉ एंड ऑर्डर दूसरा विषय है और पवार साहब ने बिना किसी को बताए हुए इस्तीफा दे दिया, ये दूसरा विषय है। मेरा बहस, मेरी डिबेट आज दूसरे मुद्दे पर है। मैं केवल इतना पूछ रहा हूं, इसमें कोई जबरदस्ती वाली बात भी नहीं है कि पवार साहब यानी कि कोई भी विधायक बिना प्रदेश अध्यक्ष को, सीएलपी लीडर को बताए इस्तीफा देता है, तो ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है? ऐसे हालात के अंदर मैं सुरेंद्र पवार जी की मैं दिलेरी की ताक देता हूँ। सुरेंद्र पवार ही क्या, कोई भी विधायक होगा, जिस प्रकार से 5-5 करोड़ की फोप्ती मांगी जा रही है, जिस प्रकार बार बार उनके परिवार को भी उठाने की चिंता सताई जा रही है, वो उसी हिसाब से आदमी क्या करे? मतलब गर्ग साहब, बिल्कुल बिल्कुल, ये सुरक्षा का मुद्दा है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन अगर कल को कोई और विधायक बिना सीएलपी लीडर और प्रदेश अध्यक्ष को बताए इस्तीफा देता है, तो पार्टी नाराज तो नहीं होगी ना उससे? समझे नहीं, मैं कहूँ इस्तीफा क्या है? इस्तीफा उन्होंने ऑनलाइन किया, अभी मेरी सुरक्षा ही नहीं है, मेरे परिवार की सुरक्षा नहीं है। ऐसा विधायक है, मैं रावत साहब के पास आता हूं। जब जनप्रतिनिधि, आप ये बताइए, प्रदेश के अंदर जनप्रतिनिधि जो विधायक होता है वो सुरक्षित नहीं है, आम जनता की सुरक्षा सरकार कैसे करेगी? सबसे बड़ा चिंता रावत साहब जवाब देंगे इस बात। और उसने दिलेरी के साथ एक कदम उठाया, मैं उसको इस बात के लिए मैं बधाई देता हूँ। और वो दिलेरी दिखाई, उसे जनप्रतिनिधि इस्तीफा देने का पेशकश करी, तो छोटी बात नहीं है। अगर इसे एक पॉलिटिकल स्टंट के रूप में देखें तो बात अलग है, लेकिन अगर बात वाकई धमकियों की है, बात अगर वाकई धमकियों की है, पारिवारिक सुरक्षा की है, बजरंगदास क्या प्रेशर था? मैं आपका सवाल ही पूछ रहा हूँ बाबूजी, आपका सवाल ही पूछ रहा हूँ, मैं आपका सवाल ही पूछ रहा हूँ। इस्तीफा दे रहे प्रेशर था क्या? ना, मैं आपके सवाल, अगले फोक्तियारी 5 करोड़ की आप उसको स्टंट बता रहे हो। अरे सर, आपने उतनी बात सुनी गर्ग साहब जितनी आप सुनना चाहते थे। मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए, फिर आपकी भी शिकायत दूर हो जाएगी। विदु जी, क्या केवल एक पॉलिटिकल स्टंट के रूप में, एक इस चीज के रूप में इसे देखा जा रहा है? और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा नहीं है जैसा कि कांग्रेस पार्टी कह रही है, तो मुद्दा बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि परिवार की सुरक्षा, विधायक की सुरक्षा है, आम आदमी तो छोड़ दीजिए। विदु जी,
एक गंभीर, एक संजीदा सरकार इस प्रकार की धमकियों पर किस प्रकार से रिएक्ट करती है, भाजपा की सरकार ने बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया था। चाहे सभी अधिकारियों की बैठक बुलाकर उनको सख्त निर्देश देने हों, चाहे 3 लाइन ऑफ सिक्योरिटी बनाने की बात हो, चाहे विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को जिस प्रकार से सिक्योरिटी उनकी जो है 3 गुना करने की बात हो, चाहे उसके अलावा पूरे हरियाणा की जो सीआईडी है उसको इस विशिष्ट काम पे लगाने की बात हो। और ये तो हो गया सिक्योरिटी का पहलू। इसके बाद भी नहीं रुके, जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया कि सिर्फ सिक्योरिटी तो विधायकों की बढ़ा दी गई, लेकिन जिन्होंने ऐसी हरकत की उनको भी ढूंढ कर लाओ, उन परपिट्रेटर्स को भी लेकर आओ। उसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया। ये हो गई संजीदा सरकार की बात। अब आपके सवाल का दूसरा पहलू कि जो बजरंग दास जी ने, आदरणीय बजरंग दास जी ने भी कहा था, उन्होंने कहा सबसे पहले अपनी जान होती है, अपने परिवार की जान होती है। यही तो, इसी विचारधारा से तो हम लड़ रहे हैं। जो जनता का प्रतिनिधि, अपने लिए सब कुछ, जनता की जिसको सोच नहीं, जिसको सिद्धांत जिसके लिए पहले नहीं है, अपनी जान, अपनी परिवार की जान सबसे पहले है। ऐसा एक बार नहीं कई बार बताया यहां कांग्रेस के प्रतिनिधि ने, प्रवक्ता ने। अपनी जान सबसे पहले, सिद्धांत कहीं नहीं, जनता कहीं नहीं, राष्ट्र कहीं नहीं, प्रदेश कहीं नहीं, समाज कहीं नहीं, खुद की जान सबसे पहले। और जब ये बात करते हैं, फिर आपके सवाल का तीसरा पहलू जो आपने, एक मिनट बजरंग दास जी बीच में मत बोलिए। बजरंग दास जी, आपने एक बार नहीं 10 बार कहा, एक बार नहीं 10 बार कहा, आपने 10 बार कहा सबसे पहले अपनी जान होती है। सबसे पहले आपने एक बार डिबेट को ऑर्डर में लेकर आइए। सुरक्षा पहले मैंने केशव जी अपने समय में भी ये बोलेंगे, मेरे समय में भी ये बोलेंगे, मेरे समय में बोलेंगे, अपने समय में बोलेंगे, मेरे समय में बोलेंगे। मैं एग्री, मगर ये नहीं, जनता नहीं। आपने एक बार नहीं 10 बार कहा, 10 बार कहा, 10 बार कहा। आपके लिए सब कुछ 10 अपने लिए करना, जनता को ये कहो सुरक्षा करने में। केशव जी मेरे समय में भी यही बोलेंगे। मोनोलॉग चल रहा है क्या? मोनोलॉग चल रहा है क्या? उनको बोलने दीजिए, फिर मैं जवाब लेने वापस आपके पास रावल जी इसका फर्क है। केशव जी इन्होंने कहा, मैंने एग्री, मैंने कहा भी जान माल की सुरक्षा पहले। इन्होंने कहा देश नहीं, जनता नहीं, अपनी जान माल चाहिए। मैंने कहा क्या? आपने कहा सबसे पहले। नोट करो, मैंने नोट किया, मैंने आपका वाक्य लिखा, नोट किया। आपने जो कहा सबसे पहले अपनी जान होती है, अपने परिवार की जान होती है, आपने ये कहा। सबसे पहले देश पहले नहीं है, सिद्धांत विचारधारा पहले नहीं है, समाज पहले नहीं है, जनता पहले नहीं है। सबसे पहले आपकी जान, आपका परिवार, उसके लिए लूट खसूट करो, उसके लिए धन सृजन करो। यही राजनीति में आप लोगों का मकसद है, केवल यही। ठीक है, मैंने कहा है जान मान की सुरक्षा पहले, मैं एग्री, मगर ये नहीं, देश नहीं, जनता नहीं। हमारे लिए जनता, देश और प्रदेश सर्वोपरि है, इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कहाँ पर है जनता? इस्तीफा दे दिया, कहाँ पर है जनता? जनता को कहाँ मिल रही है सुरक्षा इस प्रकार की? जो सुरक्षा आपको मिल रही है वो जनता को मिल रही है क्या? डरपोक हो, भाग गए, उसके बाद दिलेर कह रहे हो, यहाँ बैठकर दिलेर कह रहे हो, उसके बाद दिलेर कह रहे हो, भाग गए, इस्तीफा दे दिया, जनता का कोई चिंता नहीं, इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया, उसके बाद कह रहे हो दिलेर है। ऐसी दिलेरी को सलाम है, ऐसी दिलेरी हरियाणा की जनता देख रही है। आपकी दिलेरी, हम जनता आपकी दिलेरी हरियाणा की जनता देख रही है। अच्छा चलो, ये बात को केशव जी मैं इंतजार कर रहा हूँ, ये बोलना बंद नहीं करेगा, इनका फिल्टर बंद करना पड़ेगा आपको। ये बोलना बंद नहीं करेंगे, ये दूसरे विषय को दूसरे को नहीं बोलने देते। गर्ग साहब सुनिए तो सही, आपको इनका फिल्टर बंद किए बगैर काम नहीं चलेगा। डिबेट के अंदर हमारी बात को घुमा, इनका फिल्टर बंद किया। डिबेट कैसे होगी, डिबेट कैसे चल रही है, मुझ पर छोड़ दीजिए। आपके समय में मैं आपके पास आऊंगा, उनके समय में उनके पास जाऊंगा, तो ही डिबेट चल पाएगी। उनके समय में आप बोलेंगे, आपके समय में वो बोलेंगे, तो डिबेट नहीं चल पाएगी। आप बता तो रहे हैं डिबेट कैसे होगी, लेकिन उसे खुद भी तो समझिए सर।
डिबेट कैसे चलेगी मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आ रहा हूँ। घर साहब अपनी बारी में 1 सेकंड क्या आप 5 मिनट लीजिएगा, लेकिन बारी का इंतजार करना पड़ेगा। आप तकरीबन 9 मिनट तक बोल चुकी हैं, तो 2.5 मिनट अभी नहीं बोल पाए, ये इंजस्टिस होता है। प्लीज गर्ग साहब ठीक है, मैं आपकी बारी जब आएगी मैं आपके पास आऊंगा। गर्ग साहब आपकी बारी जब आएगी आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन नोट कीजिएगा। पेन कॉपी लेकर बैठते हैं सर अच्छे प्रवक्ता, आप भी बैठे होंगे, उसको नोट कर लीजिए। आपकी बारी आएगी तो बताइएगा। विदु जी मेरे नाम से कोड ना करें, ठीक है। मेरे नाम से कोड ना। विदु जी मैं उनके नाम से कोट नहीं करता हूं, वो आदरणीय है, वो मेरे लिए सम्माननीय है। मैं रवि जी के नाम से कोट करता हूं। रवि जी ने कहा कि कल, ठीक है गर्ग साहब सुन लेते हैं। विदु जी ये विवेक कुमार रवि जी ने कहा कौन अभी नहीं आ गया। मैं कागज और पेन दोनों लिए बैठता हूं। आप देखो रावल जी, आप अपनी बात रखे, मेरे भाई हो आप ठीक हो, मुझे कोई भाई है तो भाई की सुन भी तो लो। फिर आप अपनी बारी में बोलेगा। डिबेट का समय है, महत्वपूर्ण समय है। बात के अंदर जोड़ दर्शक देख रहे हैं। बोलिए विदु जी। अच्छा चलिए, अब रवि जी ने कहा कि कल का दिन कांग्रेस के लिए बुरा दिन था। दरअसल जब से देश के जनता के और भारत देश का जब से अच्छे दिन शुरू हुए हैं, कांग्रेस के बुरे दिन तो तब से बदस्तूर जारी हैं। कल का दिन कोई अपवाद नहीं है, कांग्रेस के तो निरंतर बुरे दिन चल रहे हैं। और आपने जो दूसरा मुद्दा उठाया था, जो महत्वपूर्ण विषय है, वो ये है कि घर का भेदी कौन है, किसने लंका ढाई है, इस विषय पर आपने चर्चा चलाई है। तो वो जो अच्छा, तो उस विषय पर आपने जो चर्चा की है, उसको लेकर विवेक बंसल जी से लेकर किरण चौधरी जी तक सवाल हो रहे हैं, और ये दोनों मिलकर अजय माकन जी से सवाल कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक डार्क हॉर्स है, और वो वही है जिस प्रकार से कांग्रेस मुक्त भारत का स्वप्न, महात्मा गांधी का कांग्रेस मुक्त भारत का स्वप्न जो है पूरे देश के अंदर हमारे स्टार प्रचारक राहुल गांधी जी पूरा कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर यह बीड़ा जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाया है। रणदीप सुरजेवाला को हरियाणा से बाहर राजस्थान भेज दिया, कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से बाहर निकालने की कगार पर है, उनको तो उनसे निष्कासित तो कर दिया, अब वो पार्टी से भी बाहर चले जाएंगे। अब तीसरा जो टारगेट है वो किरण चौधरी है। ये कांग्रेस मुक्त हरियाणा करना चाह रहे हैं, और इसके लिए इनको शुभकामनाएं हैं, पूरी शुभकामनाएं हैं। बाद में जो आपका विषय, जो दूसरा विषय है सुरेंद्र पवार जी वाला विषय, वो एक संजीदा विषय है और उस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए, और मुझे केवल 1 मिनट का समय दीजिएगा बताने के लिए। सुरेंद्र पवार जी जब पार्षद हुआ करते थे 1997-98 में, तो अपना पार्षद की टर्म भी इस प्रकार के फिल्मसी बहाने बनाकर वो छोड़ गए थे। ये उनका इतिहास रहा है। इस्तीफा देना, अपने पहले लोक लुहावने वादे करना, आसमानी वादे करना, जिन वादों को पूरे नहीं कर पाए। सोनीपत की जनता से, प्रत्येक जनता से उन्होंने जो वादे कर रखे थे, उन्होंने कहा था, उस समय यह चर्चा थी कि भाजपा की ही सरकार बनने वाली है, उन्होंने कहा था चाहे मैं विपक्ष का विधायक भी बनूंगा, अपने खुद के पैसों से सोनीपत का विकास करवाऊंगा। यही नहीं, उन्होंने कहा था मैं सिलाई मशीन घर घर दूंगा, उन्होंने कहा था कलर टीवी की भी बात कही थी, उन्होंने इस प्रकार से कहा था कि जनता में कोई भी हमारे गरीबी रेखा के नीचे नहीं रहेगा सोनीपत में। अब जब जनता सवाल पूछती है, तो जैसा उन्होंने आज से 25 साल पहले 1997 में 98 में किया था, वही काम 2022 में कर रहे हैं। पार्षद के समय भी भाग गए थे, छोड़ गए थे, अब फिर कर रहे हैं। ये सारा नाटक करने के बाद उनकी गरिमा बढ़ी नहीं है, उनकी गरिमा जनता की नजर में घटी है। और एक अंतिम बात जरूर कहना चाहूंगा, एक सवाल है मेरा, सवाल खड़ा कर रहे थे आपके पॉलिटिकल स्टंट वाला जवाब। अगर आप इसे नाटक करार दे रहे हैं सर, तो नाटक तो भीड़ भाड़ के सामने किया जाता है, चुपचाप तो नहीं किया जाता। वो कम से कम अध्यक्ष को बुला लेते, सीएलपी लीडर को बुला लेते हैं। नाटक, अगर आप इसे नाटक कह रहे तो नाटक और अच्छा हो जाता है, लेकिन वो अकेले में जाके इस्तीफा दे के आ रहे हैं, तो ये गंभीरता को मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं। भाई पहली बात तो ये कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उदय भान जी, उनकी नॉलेज में यह विषय था? अगर था तो वो जनता के बीच में झूठ क्यों बोल रहे हैं, मीडिया के सामने झूठ क्यों बोल रहे हैं? और फिर यह लगता है कि इस पूरे नाटक में ये सारी कांग्रेस पार्टी शामिल थी। अपना जो घर के अंदर जिस प्रकार से फूट चल रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने सुरेंद्र पवार जी को मोहरा बनाया। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात है, एक मिनट बजरंग जी मैं खत्म कर रहा हूं। बस मेरा यह कहना है, सोनीपत में बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं सुरेंद्र पवार जी पर कि वो रेत का माफिया का काम भी उन पर आरोप लगते रहे हैं।
तो माफिया पर माफिया कौन आ गया जो आरोप करने लग गया, ये भी सवाल है। और ये एक अस्थिर बुद्धि का परिचायक है। किसी व्यक्ति की, विधायक की क्या इस प्रकार की अस्थिर बुद्धि होनी चाहिए कि 1 मिनट में इस्तीफा दे दें और 1 मिनट में इस्तीफा वापस ले लें? फिर भूपेंद्र हुड्डा का इन्होंने कहा उनके समझाने पर वापस लिया। तो इसका मतलब भूपेंद्र हुड्डा ने पहले 4 दिन पहले उनका व्हाट्सएप आया था, साइन किया हुआ इस्तीफा, तो 4 दिन पहले का इस्तीफा तो रावल साहब मेल भी आया था। अच्छा 4 दिन, चलो 4 दिन बाद जो है 4 दिन की अस्थिर बुद्धि, यानी अभी ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से और उदय भान से चर्चा करके दी। अब अगर तो यह सच है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसमें हेड एंड ग्लव्स थे, साथ में शामिल थे, इस षड्यंत्र में, इस नाटक में, इस नौटंकी में, इस ड्रामे में शामिल थे। और अगर नहीं थे तो फिर ये कांग्रेस की कलई खोलता है कि किस प्रकार से कांग्रेस के लोग जो अपना काम करते हैं। ये ड्रामा मैं नहीं कह रहा हूं, ये ड्रामा तो अपने आप साबित हो गया। आखिरी कमेंट लूंगा इस पवार साहब वाले मुद्दे पर, फिर मैं अपने दूसरे विषय पर आऊंगा जो कि अजय माकन साहब वाला बहुत गंभीर है, वो भी कांग्रेस पार्टी के ही अब कटघरे में खड़ा कर रहा है। लेकिन रवि के पास मैं पहले आ रहा हूं। रवि, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट किस बात की है? क्योंकि क्लास के अंदर जब बच्चे होते हैं, एक बच्चा गड़बड़ करता है, बहाना कुछ और लगाता है, तो दूसरे साथियों को उसके पता होता है कि क्या हकीकत है, क्या हकीकत नहीं है। क्या वाकई सुरक्षा का मुद्दा था या फिर एक राजनीतिक कदम के रूप में इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए? बिल्कुल केशव, अगर इस्तीफे की बात की जाए तो 6 विधायकों को धमकी मिली थी। 6 में से कितने विधायकों ने इस्तीफा दिया? एक विधायक ने। कहीं ना कहीं सुरक्षा के कारण उनकी तरफ से जरूर बताया गया। वो कह रहे हैं कि मैं डिप्रेस था, पहले मेरे को जान से मारने की धमकी मिली थी, फिर मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी मिली। और परिवार की जब बात आती है तो वो निश्चित तौर पर इस प्रकार का कोई कदम जो है डिप्रेशन में उठाता है, तो उसी डिप्रेशन में उन्होंने ये कदम उठाया। पहली चीज, 4 दिन पहले इस्तीफा दिया गया बताया जा रहा है, और सबसे पहले मेल की गई। मेल करने के बाद अगले दिन ये कहा गया कि आप मेरा इस्तीफा जो है स्पीकर साहब से जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है केशव, मैं वो आपको बता रहा हूं। फिर अगले दिन फोन करके ये कहा गया कि आपने मेरा इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं किया। उसके बाद स्पीकर साहब की तरफ से रिप्लाई जाता है कि आपके इस्तीफे पे जो है वो साइन नहीं है, फिर साइन करके इस्तीफा भेजा। यानी कि कुल मिलाकर 2 बार व्हाट्सएप पे और 2 बार वाया मेल जो है इस्तीफा भेजा गया। उनसे पर्सनली भी बातचीत हुई। स्पीकर साहब ने यहां तक पूछा कि आपका क्या कारण है, उन्होंने अपने व्यक्तिगत कारण बताए कि व्यक्तिगत कारणों के चलते मैं इस्तीफा दे रहा हूं। 2 बार 3 बार कन्वर्सेशन भी हुई है, इस्तीफा भी सौंपा गया है, साइंड भी सौंपा गया, अनसाइंड इस्तीफा है वो भी सौंपा गया। तो इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में हैं। अब देखने वाली बात है, उसके बाद तमाम जो विधायक है, हरियाणा न्यूज से तमाम विधायकों से बात करने की कोशिश की। इंदुराज नरवाल हैं बड़ौदा से विधायक, उनसे बात करने की कोशिश की। उनकी तरफ से साफ डिनाई कर दिया गया, मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। अब हम आए हैं, आके अंदर पता करेंगे क्या मुद्दा है, क्या बातचीत है। इसके अलावा अगर बात की जाए, जगबीर मलिक को नहीं पता, पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल को नहीं पता, नीरज शर्मा को नहीं पता। ये तमाम जो लीडर्स थे वो उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर थे। और इवन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी इस बात का इल्म नहीं था कि सुरेंद्र पवार अपना इस्तीफा दे चुके हैं। क्योंकि अगर सुरक्षा की बात होती तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सबसे पहले बताया जाता है। सीएलपी लीडर हैं, कहीं ना कहीं उनके तमाम जो समर्थक जो विधायक हैं, जिसमें हुड्डा गुट के विधायक कहे जाते हैं, उनमें शीर्ष विधायकों में सुरेंद्र पवार का नाम आता है। कहीं ना कहीं इतनी बॉन्डिंग उनके बीच में है कि तमाम जो बातें हैं वो बताई जाएं। ऐसे में कहीं ना कहीं ना बताना, उन किसी को ना पता चलना। दोपहर माफ कीजिएगा, कांग्रेस की तरफ से एक विधायक दल की बैठक बुलाई गई। विधायक दल की बैठक के बाद लंच रखा गया। लंच के बाद तमाम विधायक जो है, कहा जा सकता सोचा समझा कदम हो सकता है, उसे सही या गलत के तराजू में बाद में लोग तोलते रहे भले ही, लेकिन एक इमेच्योर कदम तो इसे नहीं कहा जा सकता, इतना लंबा चौड़ा अनुभव होने के बाद भी। बिल्कुल केशव, देखिए सोचा समझा इस्तीफा है। क्योंकि अगर आदमी गलती से इनमेच्योरिटी से अगर इस प्रकार का इस्तीफा देता है तो सिर्फ एक बार देता है, कहीं ना कहीं गलती से, या फिर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये कहा, ये चर्चाओं में ये भी है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर इस्तीफा देना चाह रहे थे कि उन पर प्रेशर बनाया जाए, और वो सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे सकता हूं अगर मेरे को जान से मारने की, या परिवार को जान से मारने की धमकी दी मिलने के लिए पहुंचे, भी चर्चाएं हैं। लेकिन उस समय वहीं पर मौजूद थे, आपने कैमरे पर भी कैप्चर किया उन तस्वीरों को। हुड्डा साहब के हाव भाव कैसे थे? वो नाराज थे या अचंभित थे इस कदम से? क्या कुछ कहा फिर उन्होंने उसके बाद जब वो विधानसभा स्पीकर से मिलने के लिए पहुंचे तो? बिल्कुल केशव, देखिए सबसे पहले हरियाणा न्यूज की टीम वहां थी, मैं खुद वहां मौजूद था। सुरेंद्र पवार को बुलाया गया है, सबसे पहले बुलाया गया है कि आप कहां हैं, आपकी तरफ से इस्तीफा दिया गया, इस प्रकार की कोई चर्चाएं हैं। उसके बाद सुरेंद्र पवार 15 से 20 मिनट के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर आते हैं। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो चुप्पी साधकर भूपेंद्र सिंह
हुड्डा के आवास के अंदर चले गए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अलग से एक कमरे में बातचीत की। उसके बाद तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो बाहर आए और एक जो कागज है उसको टाइप कराने की जो है वो कागज टाइप है वो कराने के लिए दिया गया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास में ही बना ऑफिस, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कहीं ना कहीं सुरेंद्र पवार मौजूद थे और उनके साथ एक दो और लोग थे, उनके पार्टी के लोग थे, उनके जो ऑफिस में काम करने वाले थे वो लोग थे। कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाराज नजर आ रहे थे, बल्कि सुरेंद्र पवार को धमकाते हुए भी नजर आए, उनको डांटते हुए भी नजर आए। आपने इस प्रकार का कदम कैसे उठाया? तो हाव भाव से जब ये पूरा जो जिस प्रकार से हमने अपने कैमरे से दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई थी केशव, और कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तब ये पता चला कि बाहर मीडिया है, तो इवन मीडिया को भी वहां से हटने की जो बात है वो कह दी गई कि मीडिया यहाँ क्या कर रहा है, कैसे आया, इस प्रकार की चीजें भी हुई है। कहीं ना कहीं छिपाया तो जा रहा था तमाम चीजें हैं क्या, किस मुद्दे पर उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, कांग्रेस के सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदयभान को, कांग्रेस के अन्य विधायकों को इस बात की खबर तक नहीं थी कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। ठीक है गर्ग साहब, अब मैं आपके पास आता हूं। आप इस विषय पर बोलना चाहें तो एक बात रख दीजिएगा, लेकिन मेरा दूसरा सवाल है आपसे, जो अजय माकन साहब ने कल एकदम से बोल दिया कि किरण चौधरी का ही वोट रद्द हुआ है, अब गलती किसकी थी यह देखने वाली बात होगी। सवाल हुड्डा साहब के द्वारा भी किरण चौधरी पर पहले इशारों में किया गया था, वो नकार रही है इस बात को, और ऊपर से उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया अपनी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को लेकर कि वो कई बार हार चुके हैं, मैं अपनी सहानुभूति रखती हूं उनके सामने और मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। केशव जी, पहले मैं सुरेंद्र पवार की आधा मिनट बात करूंगा। सुरेंद्र पवार जी ने जो इस्तीफे की बात आई है, हर एक व्यक्ति अपने अपने परिवार के लिए जिम्मेदारी बनती है, चिंतित भी होता है। किसी के पास कितने दिन पुराना मतलब जान से मारने धमकी आती है, उसके बाद उसके परिवार के नाम से धमकी आती है, 5 करोड़ की फरोख्ती मांगी जाती है, तो उसी चक्कर के अंदर आदमी डरता भी है और भयभीत भी होता है। भी देखिए यार हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम जनप्रतिनिधि है, हम जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है, कल जनता के साथ में। ये मामला सिर्फ इतना ही था और लंबा जो मामला नहीं था, इसके अंदर ज्ञान गर्ग साहब, आपकी पार्टी में वो भी नेता थे जो बम की धमकियों से भी डरते नहीं थे, रैलियों में जाते थे, अंजाम क्या हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब धमकियों के ऊपर इस्तीफा देने वाली कांग्रेस आ गई और आप दिलेरी कह रहे हैं इस बात को। केशव जी, मैं खुद कह रहा हूँ, ये कोई छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला। एक से एक बार बार विधायकों को धमकी मिल रही है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी विधायकों को धमकी मिली है, उसी बोलो किसी 5 लाख की आ रही है, किसी 50 की आ रही है, किसी 5 करोड़ की आ रही है। आप बदमाशों के हौसले देखो, आप ये भी देखो ना हालात क्या है आने के अंदर। एक तरफा गाड़ी नहीं चलनी चाहिए। दूसरी बात आपने बात कही जहां बोर्ड तो कैंसिल, इस विषय पर जवाब ले लीजिए। मैं आऊंगा, मैं विदु जी आऊंगा, आपको भी मौका दे दूंगा थोड़ा सा इस विषय पर बोलने के लिए, दूसरे मुद्दे पर भी साथ आना है। हाँ, जहां बोर्ड कैंसिल हुई, मैंने पहले बताया 28-38 दिन लगभग हो चुके हैं आज बोर्ड कैंसिल हुए। आप ये बताइए किसी कांग्रेसी नेता ने, किसी विधायक ने जबान खोली? कांग्रेस पार्टी का सिस्टम है, पार्टी प्लेटफार्म पर बात रखी जाती है। ये तो कल उन्होंने अजय माकन जी ने हाई कोर्ट के अंदर रिट डालने की जो बात करी, उस टाइम मीडिया के सामने उन्होंने अपने मन के आज बोली। देखिए कितना सुंदर इत्तेफाक हुआ है। उस राज्यसभा चुनाव वाली रात को जो पैनल था, विदु जी थे, आप थे, रवि थे और मैं था, हम चारों ही लोग आज इस डिबेट के ऊपर बैठे हुए हैं। रात को 12:30 बजे किरण चौधरी से बात कर रहे थे रवि, और किरण चौधरी ने कहा था कि हम ही ऐसा करेंगे तो फिर उम्मीद किससे रखेंगे। और देखिए अब माकन साहब ने किरण चौधरी का ही नाम ले दिया। देखो आपके चैनल के ऊपर ही उस टाइम क्या बात हुई थी, मैंने खुद सुना था, तो आपने दिखाया था। मैं अंदर गई, जल्दबाजी में गई, मैं अपना वोट टिक करके आ गई। ये बिल्कुल आखिर हरियाणा की उस दिन की जो डिबेट है उसके अंदर आपने बार बार दिखाया। अपने यहाँ किरण चौधरी जी गाड़ी के अंदर बैठी हुई, तो अब मुझे आज भी उसकी क्लिपिंग मेरे पास पड़ी है जो आपके चैनल में दिखाया गया है। अगर वो बात होगी अगर उसके बाद अजय माकन कैंडिडेट था, या तो अजय माकन को पता या पटवारी को पता या एक हमारा और एजेंट था उनको पता, वो रिपोर्ट अपनी हाईकमान को दे चुके हैं कि ये मामला था। कि हाईकमान ने फैसला लेना है
हाईकमान तोड़ करेगी कि किरण चौधरी थी या नहीं थी, उसके बाद ही अगला स्टेप लागू होगा। ये बात सही है, इसके अंदर ना तो किसी विधायक को कोई बात है या ना कोई सीएलपी नेता की है, ना कोई प्रदेश की। तो कैंडिडेट खुद अजय माखन की बात है, अजय माखन जी ने कल अपने आपके सामने बात है। ठीक है, रवि कुछ करेक्ट कर रहे हैं, उनकी बात लेता हूं, फिर विधु जी तुरंत आपके पास आऊंगा। रवि। बिल्कुल केशव, देखिए अगर इस्तीफे की बात की, माफ कीजिएगा, अगर जो है वोट कैंसिलेशन की बात की जाए तो वोट कैंसिलेशन में जिस प्रकार की जो बातें हैं वो सामने आई हैं, अजय माकन ने साफ जो है वो नाम ले दिया है किरण चौधरी का। उसके बाद प्रभारी विवेक बंसल को भी वो साधते हुए नजर आए। प्रभारी विवेक बंसल को भी वो उन्होंने टारगेट किया है कि प्रभारी विवेक बंसल को ये पता था कि 29 वोट जो है प्रेफरेंसेस के हिसाब से उनको मिले हैं, बल्कि वो 30 बताते रहे। तो ऐसे में कौन जिम्मेवार है, ये देखने वाली बात होगी। उनसे गलती से हुआ या अनजाने में हुआ, पहली चीज तो ये है केशव। दूसरी चीज ये है, जिस प्रकार से अजय माकन ने किरण चौधरी का नाम लिया है, उन्होंने ये साफ किया है कि हमने वो बैलेट देखा है। बैलेट देखा कैसे है? अगर चलो देखा भी है तो उनको क्या पता कि ये किरण चौधरी का बैलेट है। उस पे बैलेट पे कोई नाम लिखा था, कोई सीरियल नंबर लिखा था, या किसी चीज से पहचान हुई। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सीरियल नंबर अगर उनको मिला है, सीरियल नंबर अगर उनको मिला है केशव, तो कौन सा सीरियल नंबर उनको अलॉट हुआ था, वो उनको जानकारी कैसे हुई? तो तमाम चीजें हैं। देखने वाली बात यह है, किरण चौधरी की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई है कि किस प्रकार से जो कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला हुआ है और जिस प्रकार से अजय माकन ने उन पे आरोप लगाया है, तो उन्होंने साफ कर दिया कि मेरी नेता जो हैं वो सोनिया गांधी हैं, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। और कहीं ना कहीं उन्होंने अजय माकन को लेकर उन्होंने कहा कि कई बार हार चुके हैं, मेरी सहानुभूति उनके साथ है। तो इस प्रकार के आप जो है पलटवार किरण चौधरी ने भी किया, लेकिन कहीं संशय इस बात से बनता है कि बिल्कुल केशव, अगर इस प्रकार की बात आती है तो मेरा तो सीधा सा गर्ग साहब से यही सवाल है कि आपको कैसे पता चला वो बैलेट किरण चौधरी का है? गर्ग साहब बताइए जरा। केशव जी, एक तो मेरे साथी ने कहा भाई विवेक बंसल पटवारी पर भी सवाल उठा। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, विवेक बंसल पटवारी है, हरियाणा के हेड है, उनकी जवाबदेही हाईकमान पे है। वो हाईकमान को रिपोर्ट देंगे, ना कि वो स्टेट के नेता को रिपोर्ट देंगे। अच्छा, राष्ट्रीय महासचिव हाईकमान में आता है या नहीं आता है? हाईकमान में है। हाँ, तो फिर वो माकन साहब को बताएंगे या नहीं बताएंगे? और अरे आप हाईकमान को सम्मान दे रहे हैं और हाईकमान खुद कह रहा है कि मैं ठगा गया, उनकी बात आप मान नहीं रहे हैं। मेरी बात सुनिए, प्रदेश प्रभारी जो है वो कैंडिडेट को नहीं बता सकता, ना सीएलपी को, ना प्रदेशाध्यक्ष को। मैं आपके टीवी के सामने खुला बोल रहा हूँ, और उसकी जवाबदेही बनती है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। वो सिर्फ जो हमारे सोनिया गांधी जी को रिपोर्ट देता है और सोनिया गांधी जी को बताता है। उन्होंने रिपोर्ट दी, मेरी कम से कम 10 बार आपके चैनल पर स्पष्ट कर रहा हूँ, 10 बार विवेक बंसल जी से बात हुई। उन्होंने कहा गर्ग साहब मैंने रिपोर्ट बना दी है, मैंने रिपोर्ट उनको हाईकमान को दे दी है। वो तो 2 दिन बाद ही दे दी थी उन्होंने। 2 दिन बाद ही दे दी थी। 2 दिन बाद दी थी। उन्होंने सब टाइम मांगा था सोनिया गांधी जी से। सोनिया गांधी जी हॉस्पिटल में दाखिल थी, बीमार थी। उन्होंने बाद में रिपोर्ट बना के दी है, हाईकमान से बात करके उन्होंने रिपोर्ट दे चुके। रिपोर्ट मतलब मैं आपकी बात से ये समझ लूं कि अभी माकन साहब की बात का भरोसा ना किया जाए ना। मैंने ये नहीं कहा, मैंने प्रभारी की पर बात की है, मैंने सफाई दी है विवेक बंसल अपने प्रभारी की जुम्मेवारी। माकन साहब ने कहा ना भाई, माकन साहब कह रहे हैं अब देखना होगा दोनों में गलती किसकी है। अब दोनों में पहला नाम तो किरण चौधरी का है, दूसरा विवेक जी का है। तो अब मैं आपकी बात को ठीक मानूं या माकन साहब की बात को ठीक मानूं, इतना बता दीजिए। माखन जी ने एक बात कही है भाई, ऐसे ऐसे काम हुआ और इन दोनों का उस पर विवेक जी का नाम लिया, मगर उन्होंने ये कहा क्या कि मुझे बताना चाहिए था विवेक जी को बताना। माकन साहब ने क्या कुछ कहा, मैं एक बार ये भी सुनवा दूंगा दोबारा से ना। मैंने सुन लिया। मैं 10 बार सुन चुका हूँ माखन जी की बात को 10 बार। कोई नहीं, एक बार 11वीं बार और सुन लेंगे, हो सकता है कुछ नया आ जाए। मैं विधु जी के पास एक बार आ रहा हूँ, तब तक मैं जवाब ले लेता हूँ, फिर माकन साहब की बात को सुनेंगे। एक बार फिर से इसी बिंदु पर आऊंगा मैं। विधु जी रखिए अपनी बात। पहले वाला जो बिंदु आपने किया हुआ था, एक बड़े संजीदा विषय पर चर्चा थी पहले वाली भी, जिसमें सिक्योरिटी को लेकर चर्चा थी।
और उसको लेकर कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता साहब ने कहा कि ये बड़े ब्रेव हैं, वो बहुत निडर हैं, डरपोक नहीं है। तो मैं उनको बता दूं कि किस प्रकार से हम जिस पार्टी के हैं और जिसने एक के बाद एक संजीदा कदम उठाए सिक्योरिटी को लेकर, लेकिन असल में निडरता क्या होती है ये बता दूं। शेख अब्दुल्ला ने गर्ग साहब गर्ग साहब ये गलत बात है। आप डिबेट गर्ग साहब देखिए ना गर्ग साहब ये गलत बात है आपकी। ये क्या बोलेंगे? गर्ग साहब कोऑर्डिनेटर नहीं हूं, ये अधिकार मेरा है कि किसी विषय पर कितनी देर बोलना चाहता हूं। गर्ग साहब नहीं, गर्ग साहब नहीं, गर्ग साहब, गर्ग साहब, गर्ग साहब सुनिए। क्या न्यूज होता है दुनिया में कितने हरियाणा में हो गए? आपको क्यों रोका किसी ने? 20 मिनट से लगातार बोल रहे हैं, 20 मिनट से बोल रहे हैं, 20 मिनट हो गए आपको लगातार बोलते हुए। देखिए केशव जी, इस प्रकार से डिबेट अगर आप ठीक है, मैं गर्ग साहब एक बड़ी अपडेट आ रही है, दर्शकों को बड़ी अपडेट बतानी है, एक बड़ी अपडेट आ रही है, दर्शकों को बड़ी अपडेट बता देते हैं, वापस आऊंगा चर्चा के ऊपर। क्या कुछ अपडेट है आपको बताएं। मेवात में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या का मामला सामने आया है, बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर। अवैध खनन माफिया ने डीएसपी की हत्या कर दी है। मेवात में डंपर चढ़ाकर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की हत्या कर दी गई है। तावड़ू के डीएसपी हैं सुरेंद्र सिंह और उनके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया गया है। दोपहर 12 बजे इस पूरी वारदात को, पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। अवैध खनन रोकने के लिए डीएसपी साहब वहां पर पहुंचे थे और उन पर ट्रक चढ़ा दिया गया। अरावली के पंचगांव के पास वो डीएसपी साहब पहुंचे थे। डीएसपी की मौत से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आईपीएस अधिकारी हैं, डीएसपी की मौत से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा है। और खनन माफिया जो थे उन्हीं का एक ट्रक था, वो ट्रक, वो डंपर डीएसपी के ऊपर चढ़ा दिया गया और इससे उनकी दुखद मौत हो गई। अपडेट आपको बता रहे हैं। मुद्दे पर आते हैं वापस। मैं विदु जी के पास आ रहा हूं। विदु जी अपनी बात रखिएगा। और गर्ग साहब, ये अधिकार मेरा है कि किसे कितना समय देना है। अगर मुझे लगेगा कि वो ओवरलैप कर रहे हैं मैं उन्हें रोक दूंगा, लेकिन आप अपने समय में बात कीजिएगा। विदु जी को मत टोकिएगा प्लीज। ये बात तो जोड़ लो गर्ग साहब, पुलिस सुरक्षित नहीं है इस राज के अंदर। आप 20 मिनट में क्यों नहीं जोड़ पाए आप? गर्ग साहब, एक और मुद्दा 5 बजे भी इसी पर डिबेट रखेंगे, आपको बुलाऊंगा, आप बोलिएगा इस मुद्दे के ऊपर, लेकिन अभी मेरे को मुद्दे से मत भटकने दीजिए प्लीज। विदु जी देखिए, मैं सुन रहा था और गौर से सुन रहा था गर्ग साहब की बात को भी। उन्होंने निडरता और डर की बात बताई। अब मैं निडरता क्या होती है बताता हूं आपको। राष्ट्रीय एकता यात्रा के लिए, कश्मीर के एकीकरण के लिए जनसंघ के संस्थापक जो हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 23 प्रांतों की यात्रा लेकर निकले थे। शेख अब्दुल्ला ने जोर से कहा था, कश्मीर का उस समय वजीर आजम था शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी का दोस्त था, उसने कहा था कि कश्मीर से वापिस जिंदा नहीं जाएंगे कोई भी। उसके बाद भी डॉक्टर मुखर्जी गए और 1 साल तक उनको जेल रखने के बाद, आप हंस रहे हैं लेकिन उनकी संदेहास्पद स्थिति में उनकी वहां पर मृत्यु हुई। बेगूसराय पे 11 फरवरी 1967 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उस समय हमारे तत्कालीन जनसंघ के अध्यक्ष थे, उनकी 3 टुकड़ों में लाश मिली थी। उन पर भी डेथ थ्रेट्स थे, उन्होंने इस्तीफे दिए थे। 1971 में देश में युद्ध हुआ और ऐसा खूब रिपोर्ट्स में है कि सोनिया गांधी अपने पति और राहुल गांधी दोनों को लेकर इटली चली गई। देश के सभी कॉमर्शियल पायलट्स भी एयरफोर्स के काम में जुड़ गए थे, लेकिन राजीव गांधी जो ट्रेन पायलट थे वो देश में नहीं थे। अभी 2004 में हमने देखा कि किस प्रकार इशरत जहान और उसके 3 साथियों ने, प्रधानमंत्री जो अब हैं, उस समय के तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अहमदाबाद के बाहर उन पर एनकाउंटर हुआ था। जिन 4 लोगों पर, उन 4 लोगों ने मोदी जी की हत्या करने के लिए आए थे। ये एक के बाद एक हमारी सभी एजेंसीज ने किया, लेकिन कांग्रेस ने बिहार के अंदर कहा कि यह बिहार की बेटी का कत्ल है। मैं शरद पवार ने 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया था इशरत जहान को, आतंकवादी को। एक बार मैं रोक रहा हूं, आपका चरित्र मैं रोक रहा हूं एक बार। हमारे यूनिस अलवी संवाददाता मेवात से वो जुड़े हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है डीएसपी के ऊपर ट्रक चढ़ाने का, सीधे कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करता हुआ। यूनिस अलवी, बताइए क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है? बिल्कुल जी, डीएसपी डंपर चढ़ाने का मुद्दा नहीं है, बल्कि डंपर चढ़ाकर हत्या करने का मामला है। हाँ। बड़ा सनसनीखेज मामला है। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, प्रशासन अलर्ट हो गया है। मौके पर जो है जो एसपी हैं और सारे आला अधिकारी हैं, सारी एजेंसीज हैं और
अधिकारी सारे पहुंच रहे हैं। और जो पहाड़ है, असलियत में मैं आपको बताऊं कि ये जो है तावड़ी एरिया का मामला है और जो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो उसमें तावड़ी की तरफ जो है कुछ अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी। वहाँ के जो डीएसपी हैं सुरेंद्र सिंह जी, उनको सूचना मिली कि ऐसे पहाड़ में जो है अवैध खनन किया जा रहा है। वो मौके पर पहुंच गए और क्योंकि डंपर तेज तो चल नहीं सकता पहाड़ में, सड़क पे होता चल जाता, लेकिन जब वो चल रहे थे डीएसपी ने उनको हाथ दिया रोकने के लिए, वो मंदा कर लिया। लेकिन जैसे डीएसपी सामने आए, उन्होंने सीधा उसको डंपर पे डीएसपी के ऊपर चढ़ा दिया और उनकी मौके पर ही हत्या कर दी और वहां पत्थर जो है उनको खाली करके वो फरार हो गया। लेकिन जैसे ही ये सूचना प्रशासन को मिली है, उसके बाद मौके पे पहुंच गए, एसपी पहुंच गए, अधिकारी पहुंच गए हैं और जो है सारे पहाड़ को जो एक किस्म से जो है ना उसकी सर्च जो शुरू कर दी है, उनकी पहचान शुरू कर दी है। बड़ी बात जिस तरीके से अभी बात हो रही थी कि बेखौफ की, लेकिन जब तक एक अधिकारी ने बेखौफ होने का हिम्मत जुटाई तो उन्होंने जो है खनन माफियों ने उनकी हत्या कर दी। यूनिस सल्वी, ये बताइए, ट्रक ड्राइवर्स का कुछ निशानदेही है, उनका कुछ सुराग है या वो भाग गए? डंपर यूनिस सल्वी, आवाज नहीं पहुंच पा रही है, सुन रहे हैं आप मुझे? आवाज नहीं पहुंच पा रही, वापस आऊंगा, इसी मुद्दे पर आता हूं, एक रिएक्शन लेता हूं। विदु जी, पहले मैं आपकी रिएक्शन ले रहा हूं। डीएसपी, आईपीएस ऑफिसर, प्रशासक उसके ऊपर ट्रक चढ़ाकर भाग रहे हैं, अवैध खनन रोकने के लिए वो गए थे, गंभीर मुद्दा है। ये बहुत बहुत गंभीर मुद्दा है। इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, कठोर तक कार्रवाई की जाएगी। मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं कि बहुत जल्दी जो गुनहगार हैं उनको पकड़कर कानून के हिसाब से उनको सजा दी जाएगी। लेकिन एक लेसन इसके लिए सेट होना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे, चाहे वो एचपीएस अधिकारी एचपीएस हैं या आईपीएस है मुझे नहीं पता, लेकिन एचपीएस हो सकते हैं, डीएसपी हैं तो एचपीएस की संभावना है, तो उनके परिवार को किस प्रकार से हम मदद कर सकते हैं वो भी जरूर करेंगे। हमारे नेता आकर जरूर बयान देंगे। लेकिन पहला रिएक्शन ये है कि माई हार्ट गोज आउट टू एनी पर्सन जो कि ऑन लाइन ऑफ ड्यूटी जिनके साथ इस प्रकार से होता है। और ये जो माफिया हैं, इन माफियाओं पर जिस प्रकार से कठोरतम कार्रवाई की जा सकती है, सारे प्रदेश को, सभी राजनीतिक दलों को मिलकर एक आवाज में इन पर कठोरतम कार्रवाई की बात करनी चाहिए। और सभी लोगों को संवेदना उस परिवार के साथ रखनी चाहिए जिस परिवार के लाल ने जो है देश के लिए, अपने राज्य के लिए अपनी ड्यूटी करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उस शहीद को नमन करता हूं मैं। ठीक है, गर्ग साहब, मैं आपकी रिएक्शन लेता हूं इस मुद्दे पर। एक ये बड़ी दुखदाई घटना है। डीएसपी जो मौके पर सुरेंद्र जी थे, उनकी अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई, इसका बड़ा दुख है। और साथ ही एक बात जरूर कहना चाहूंगा, देखो ये खनन माफिया का मामला खेल काफी समय से चल रहा है। आज देखो पुलिस अधिकारी सुरक्षित नहीं, इसी प्रकार दारम में कांड हुआ, कितने मजदूर यही खनन माफिया के कारण कितने मजदूर पहाड़ के नीचे दबके मर गए, इधर कुछ कार्रवाई। इसी प्रकार पुलिस अधिकारियों के ऊपर यमुनानगर में अवैध खनन का काम करने वाले जो माफिया थे, उनके ऊपर किस प्रकार गाड़ियां चढ़ाई गई, झगड़े हुए, लगातार लंबे झगड़े चले, उसके अंदर उसकी इंक्वायरी बिठाई, आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं। देखिए ये भू माफिया जो है, खनन माफिया लगा लो, रेत माफिया लगा लो, ये देश के अंदर बड़ा भारी नुकसान कर रहे हैं। और सरकार को इनके ऊपर थोड़ा सख्ताई करनी चाहिए, जो भी गलत काम हो रहे हैं। आप देखो इस राज्य के अंदर जब एक पुलिस अधिकारी, सीनियर पुलिस अधिकारी सुरक्षित नहीं है, आम जनता की सुरक्षा कैसी होगी? बहुत बड़ी चिंता का विषय है। विधायक को डरना ही डरना, बार बार विधायक क्यों डर गए? अरे भाई जो डीएसपी को हत्या कर देते हैं जो लोग, वो कौन है? राजनीति मत कीजिए बजरंगदास जी, राजनीति मत कीजिए, इसको राजनीति से मत जोड़िए। विधायक जी का भी नाम रेत माफियाओं में विधायक जी का नाम आरोप लगते रहे हैं। जिन विधायक का बचाव कर रहे हैं उनको भी रेत माफिया बोला जाता रहा है, उन पर भी आरोप लगे हैं रेत माफिया के आरोप। हो सकता है उनके किसी साथी ने ये जो हत्याकांड है, हो सकता है उनके किसी साथी को इसमें इन्वॉल्व मिल जाए कल को। आप इसको दो लोगों को मत जोड़ो, शिकारी और शिकार को मत जोड़ो। आपसे निवेदन करता हूँ बजरंगदास जी, ये राजनीति घटिया है, ये घटिया राजनीति है। एक व्यक्ति की जान गई है, थोड़ा संवेदनशीलता दिखा सकते हैं आप। इस देश ये घटिया राजनीति है।
आप संवेदनशीलता दिखा सकते हो, आप अपनी नौटंकी का, आपके कांग्रेस के विधायक की नौटंकी का आप किस प्रकार से कर रहे हैं, कांग्रेस के नौटंकी का आप, इसका मतलब आपके आंसू घड़ियाली है, इसका मतलब आप संवेदना नहीं रखते, आप इस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आएंगे, आप इस पर भी राजनीति करना चाहते हैं, बजरंग दास जी इस पर भी राजनीति करना चाहते हैं। शर्म की बात है, शर्म की बात है कि देश और प्रदेश को आप जैसा विपक्ष मिला है, शर्म की बात है। आज किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपना भाई खोया और आप उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। आपका रेत माफिया का नाम आता रहा है विधायक पर, रेत माफिया के आरोप लगते रहे हैं उस विधायक पर, जिसका बचाव कर रहे हैं। हो सकता है उसके किसी साथी ने ये किया होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ ये, लेकिन आप राजनीति कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपके जिस विधायक का बचाव कर रहे हो वो यमुनानगर से लेकर सोनीपत तक रेत माफिया के आरोप लगते रहे उन पर, सोनीपत की जनता कहती रही है और आप उसका बचाव कर रहे हो, यहाँ पर बैठकर उनका बचाव कर रहे हो। रेत माफिया का आरोप लगते थे उन पर, आज एक रेत माफिया ने एक पुलिस ऑफिसर की हत्या कर दी है और आप उस पर भी राजनीति कर रहे हो। एक रेत माफिया ने आपके कांग्रेस विधायक का भी यही काम रहा है पहले, ये चोर बैठे हैं, इनका दुकान विधायक भी यही काम करते रहे हैं आपके, लेकिन आज रेत माफिया ने एक रेत माफिया ने किया, आप राजनीति कर रहे हैं उसके ऊपर, आपको जरा भी संवेदना नहीं है। एक परिवार ने बेटा खोया, हरियाणा पुलिस का एक केबल ऑफिसर जो है हमारे बीच में, उनके प्राणों की आहुति हुई है। आप मुख्यमंत्री इतना भी संवेदनहीन है, इस प्रकार की संवेदनहीनता, इस प्रकार से बेशर्मी, ये नहीं हो सकता। बजरंग दास जी क्षमा मांगिए, आप अपने आचरण के लिए क्षमा मांगिए। आज मैं निवेदन करता हूँ आपसे, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, क्षमा मांगिए। आपने अभी भी क्या कहा, आपने अभी भी जो कहा उसके लिए क्षमा मांगिए। आपने किस प्रकार से डिसइंटीग्रेट किया, किस प्रकार से लोअर किया आपने एक डिबेट को, एक संवेदनशीलता आपको दिखानी चाहिए थी। यमुनानगर से सोनीपत तक आरोप करते रहे आपके जिस विधायक का यमुनानगर से सोनीपत तक आपको क्षमा मांगनी चाहिए। गर्ग साहब एक फाइनल रिएक्शन में ले रहा हूं, बहुत जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, जल्दी से। सब जी बड़ा दुखदायी घटना है, ठीक है। मैं खुले तौर पर कहता हूँ, इस राज्य के अंदर कोई व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर, विधायक, पुलिस तक सुरक्षित नहीं है। इन्होंने अपनी सरकार ये राजनीति मत करो, रावल जी आपके पास, विदु जी सीधे आपके पास, ये इन्होंने अब लोगों की लाश के ठीक है गर्ग साहब, राजनीति करनी है, ठीक है ठीक है विदु जी 10 सेकंड फालतू आपको। ये हृदय विदारक घटना है, हम सबका आज दिल जो है पीड़ा से भर गया है। इस प्रकार से हरियाणा पुलिस के एक बड़े काबिल ऑफिसर जो हैं, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर कानून को तोड़ने वालों को रोकने का प्रयास किया और किस प्रकार से अपराधियों ने उनके साथ किया, हम सारा हरियाणा प्रदेश, सारी सरकार, सभी पार्टियों को एक साथ एक आवाज में जो है इसमें साथ खड़े होने चाहिए और कठोरतम सजा की मांग होनी चाहिए। मैं भी अपनी सरकार से, खुद की सरकार से मांग करता हूं कि इन परपिट्रेटर्स को कठोरतम सजा, एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिले और उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, सांत्वना देता हूं उस परिवार को, जिस परिवार के लाल ने जो है आज भारत के अंदर और प्रदेश के अंदर, हमारे समाज के अंदर कानून तोड़ने वालों के खिलाफ खड़े हुए थे, उनकी हो गई उनके प्रति। और जिस प्रकार से ये अपने विधायक से इस बात को जोड़ रहे हैं, इसके लिए भी मैं खेद प्रकट करता हूं, क्योंकि जिस विधायक का ये नाम ले रहे हैं उनका यमुनानगर से लेकर सोनीपत तक रेत माफियाओं के आरोप लगते रहे। ऐसे किसी रेत माफिया ने आज ये दुर्दर्शन घटना की है, इसके बाद भी शर्मी के साथ